प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। 10th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम में साइंस का ये लेक्चर है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें कि हमने बात करा था रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में। किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस यानी संतुलित करते हैं, संतुलित करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को सुनिश्चित करने के क्या क्या तरीके हैं, यानी रासायनिक क्रिया हुई है इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकार के बारे में ही बात कर रहे थे। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन दो तरह की अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 अलग अलग प्रकार थे, उष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, और एक वियोजन था वैद्युत वियोजन। तो इन तीनों वियोजनों के बारे में हमने आपको समझाया। अब इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रकार जो है अभिक्रिया का वो है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अर्थ इसका यह हुआ कि एक यौगिक होगा, जैसे कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर आयरन यानी Fe, तो आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जब आयरन अधिक क्रियाशील होगा तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाएगा तो वहाँ पर आयरन क्या करेगा, उसके सल्फेट के जो आयन हैं उसको अलग कर देगा, यानी आयरन जो है अपना एक यौगिक बना लेगा। जैसे आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर जो है वो अलग हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, आयरन जो है वो कॉपर का प्लेस ले लिया, जगह ले लिया, और कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर जो है विस्थापित हो गया। इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा। और यहाँ पर यह विस्थापन इसलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, आयरन को लौह कहते हैं। ठीक है, लोहा जो है वो कॉपर से अधिक, और कॉपर को यहाँ पर तांबा कहते हैं। ठीक है, तो तांबे से जो है लोहा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुआ। लोहे की कील भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है लोहे के कील के ऊपर, और वह क्या है, आयरन सल्फेट का है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है, और जो पूरा बाद में जो विलयन तैयार हुआ वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रंग भी आप याद रखेंगे, जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो नीले रंग का था, और जब उसके अंदर आयरन यानी लोहे की कील डाली गई तो वह हरे रंग में परिवर्तित हो गया, और जो विलयन बना है ये आयरन सल्फेट का वह जो है हरे रंग का है। ठीक है, और कील के ऊपर जो है भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। एक और नीचे उदाहरण दिया हुआ है जिंक और कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर भी जिंक जो है यानी जस्ता, यह तांबे यानी कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो यहाँ पर भी विस्थापन होगा, कॉपर यहाँ से भी विस्थापित हो जाएगा और जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। ठीक है, और कॉपर यहाँ पर भी अलग हो जाएगा। तो यह हुआ विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ यह विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब अगले प्रकार की अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी अभी पीछे आपने विस्थापन देखा, यहाँ पर द्विविस्थापन है। तो द्विविस्थापन में आप यूं समझे कि दो तरह का विस्थापन होगा, यानी दो चीजें इधर से उधर अपना प्लेस यानी जगह परिवर्तित करेगी, चेंज करेगी, यानी एक्सचेंज करेगी, आदान प्रदान करेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये NaSO4 होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक से SO2 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक बार इसे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर 4 होना चाहिए। ठीक है,
Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 ठीक है। अब BaSO4 ये भी ठीक है और यहाँ पर 2NaCl ये भी ठीक है। तो बैरियम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड दो यहाँ पर यौगिक हैं, दोनों यौगिकों दो यौगिक हैं और ये दो अभिकारक भी हैं। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर इन दोनों के जो आयन्स हैं वो आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं, यानी सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन। सल्फेट आयन जो है वो बैरियम के पास चला जाता है और क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम के पास चला जाता है। यानी आप यहाँ पर यूँ समझें, ये क्लोराइड आयन जो है ये सोडियम के पास चला जाएगा और ये सल्फेट का आयन जो है बैरियम के पास चला आएगा और यहाँ पर बैरियम सल्फेट और क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया में बच्चों बैरियम सल्फेट जो है एक तरह से अवक्षेप के रूप में जो है बनता है और सोडियम क्लोराइड जो है हल्का पतला विलयन होता है और वो ऊपर रह जाता है टेस्ट ट्यूब में जब इन दोनों को डालते हैं तो, यानी बैरियम सल्फेट नीचे जम जाता है। ठीक है, सफ़ेद अवलेय अवक्षेप होता है। अवलेय मतलब जो उसके अंदर नहीं घुलता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे अच्छे से आप याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को भी और इसको अच्छे से समझ लेंगे इस रिएक्शन को भी। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उपचयन एवं अपचयन। देखिए दो और विशेष प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन जो है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और जब कभी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन उससे निकल जाए और ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए तो उसे उपचयन कहेंगे। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए देखते हैं, कार्बन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ तो इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। और एक बात आपको और याद होगा, यही अभिक्रिया है जो कि संयोजन अभिक्रिया भी था। तो एक ही अभिक्रिया के दो या तीन अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अभिक्रिया में क्या कह रहा है इस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ दूसरे अभिक्रिया में देखिए कॉपर है यानी तांबा, ऑक्सीजन के साथ इसका अभिक्रिया हुआ है और किस चीज़ का निर्माण हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड में भी देखिए कॉपर में किस चीज़ की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो किस प्रकार का ये अभिक्रिया हुआ, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। एक और तरीके से उपचयन अभिक्रिया हो सकता है जिसमें कि हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन उससे बाहर निकले, उसका नुकसान हो, लॉस हो। देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, बट लेकिन देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होनी चाहिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, बिल्कुल सही बात है। उपचयन अभिक्रिया यहाँ पर भी हुआ क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखिए पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ लेड नाइट्रेट है। जब इन दोनों में अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब पोटेशियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, इस वजह से ये भी क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, अगला देखिए KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और Bi2 बैरियम आयोडाइड। यहाँ पर बच्चों देखिए पोटेशियम आयोडाइड बना और बैरियम जो है ब्रोमाइड बना। तो एक चीज़ यहाँ पर है, मैं आपको ये बता दूँ, ये दोनों अभिक्रिया जो है ये दोनों यहाँ पर मिस्टेक है। ऑक्सीजन ऐड होने से तो ये ऑक्सीजन जुड़ने से उपचयन अभिक्रिया तो होगी, लेकिन ये दोनों ही अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, क्योंकि इसमें आयन का जो है क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आयन का मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण गलती से यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप नोट करेंगे और इन दोनों अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया नहीं समझेंगे, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको ऊपर ही लिख लेंगे। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यही उदाहरण के लिए देखें, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से इसका अभिक्रिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए कॉपर और वाटर बना यानी जल H2O। तो यहाँ पर देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का नुकसान हुआ है तो अपचयन अभिक्रिया हुआ। एक और चीज़ यहाँ देखें, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, यानी एक तरह से ऑक्सीजन उससे निकल गया, अपचयन हुआ इसका। हाइड्रोजन उपचयित हो करके जल बनाता है, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इसका उपचयन हुआ। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, यहाँ पर भी बच्चों मिस्टेक है, कई इसमें मिस्टेक्स हैं, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे। उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर समझें, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये क्या हुआ, उपचयन, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का नुकसान हुआ है तो ये क्या हुआ, अपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार के इसमें जो है अभिक्रिया हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का ये आखिरी लास्ट टॉपिक है बच्चों, संक्षारण और विकृत गंधिता। देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव होता है, यानी संक्षारण भी इसी का एक उदाहरण है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, इससे धातु की ऊपरी परत कमजोर और संक्षारित हो जाती है। यानी इसका उदाहरण है लोहे पर, लोहे की वस्तु पर या लोहे पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना ही संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारित होने वाली वस्तुओं को संक्षारण से रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए किसी तरह का कोई भी धातु होगा बच्चों, उस धातु की ऊपरी परत खराब होना, ठीक है, उसको संक्षारण बोलते हैं। और लोहे के केस में जब संक्षारण होता है तो इसको लोहे पर जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिससे कि लोहा बिल्कुल पूरी तरह से गल जाता है, और इसको रोकने के लिए आप जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं, यशद लेपन जो लिखा हुआ है, विद्युत लेपन भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इस तरह की चीज़ें करके जो है आपको उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। आगे है विकृत गंधिता, लिखा वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं बच्चों। जब भी आपने देखा होगा ऑयली चीज़ें, फैटी फूड आइटम्स वगैरह जो है, यानी जो भी ये चिप्स वगैरह हो गया, पकौड़ी हो गया, जो भी तेल में तल करके चीज़ें बनाते हैं, वो देखते हो आपने अगर खुले में रखा तो शाम होते होते उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और वो फिर खाया नहीं जा सकता और हेल्थ के लिए भी अत्यधिक नुकसानदायक है। तो इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करें, अति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं अति ऑक्सीकारक, जैसे नाइट्रोजन होता है। तो देखते होंगे चिप्स के पैकेट में क्या होता है, वही नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे कि चिप्स ऑयली होता है लेकिन फिर भी वो सालों साल तक चलता है, खराब नहीं होता है। वायुरोधक जो बर्तन में खाद्य सामग्री को रखें, यानी रेफ्रिजरेटर या फिर ऐसी चीज़ों में रखिए जिसमें कि हवा जो है अंदर बाहर ना हो सके। ठीक है, इसको एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें रखने से तो विकृत गंध। तो इस प्रकार
आगे एक दो और बचा हुआ है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं और शीतलन द्वारा यानी फ्रीज में रख करके उसको, तो विकृत गंधिता से आप रोक सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं अभ्यास यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, देखता हूँ इसमें क्वेश्चन जो है अभिक्रिया को बैलेंस करना। ठीक है, अभिक्रिया को अगर बैलेंस करने का इसमें कुछ दिया हुआ हो तो चलिए, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो उसी में जो है बैलेंस करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय विकास कुमार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।